जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्वेत पोष अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम और शक्तिशाली वर्ग के अपराधों के बीच समाजशास्त्री अंतर का सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाती है। तो कथन है, ऑप्शन है कि एक कारपोरेट लेखाकार निजी लाभों के लिए कंपनी के खातों में हेरफेर करता है, तो ये हमारा श्वेत पोषण अपराध हो गया। जबकि एक सरकारी मंत्री सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है, तो ये दोनों क्या है, हमारे अंतर को दर्शा रहे हैं। किसमें? श्वेत पोषण अपराध में और शक्तिशाली वर्ग के अपराध में, क्राइम ऑफ पावरफुल। तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य विकल्प है, प्रबंधक कार्यालय में कठोर अनुशासन लागू करता है जबकि नौकरशाह सरकारी नीति लागू करता है, तो ये भाई क्राइम नहीं है। ठेला विक्रेता चोरी करता है जबकि एक व्यवसायी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश करता है, तो इसमें ठेला व्यापारी जो है चोरी करता है, श्वेत पोषण अपराध में तो आएगा नहीं। एक कारखाना मजदूर कार्यस्थल के से उपकरण चुराता है जबकि एक राजनेता शांतिपूर्ण विरोध का भाग लेता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक कारखाना मजदूर अगर उपकरण चुरा रहा है तो निम्न वर्ग का है व्यक्ति, तो इसे श्वेत पोषण अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ICT आधारित नेटवर्क समाज के उद्भव में कथनों पर विचार कीजिए। तो नेटवर्क समाज में शासन का ध्यान कठोर पदानुक्रमी नियंत्रण के बजाय सूचना के प्रवाह, कनेक्टिविटी और भागीदारी के प्रबंधन पर अधिक केंद्रित होता है, तो सही बात है। औद्योगिक युग में विकसित तर्कसंगत नौकरशाही मॉडल नेटवर्क समाज के संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ पूर्णतः संगत है, तो ये भी बात जो है हमारी सही है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुस्तरीय और अंतःक्रियात्मक नेटवर्क प्रसार से आधुनिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है, तो ये भी बात सही है। अगला है, ICT आधारित नेटवर्क का प्रभाव केवल लोक प्रशासन तक सीमित है, तो एक कथन जो है गलत है। केवल लोक प्रशासन तक ICT का उपयोग सीमित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक संस्थाओं में न्यूनतम प्रभाव होता है, तो ये भी बात गलत है कि न्यूनतम प्रभाव नहीं होता है। तो है राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है यहाँ दिया है, पोस्ट संरचनावाद के विकास के आधार पर जैक्स दरिदा से संबंधित विचारों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दरिदा ने 1966 के व्याख्यान के बाद पोस्ट संरचनावादी विचारधारा का उदय किया है। संरचनावादी मान्यता में भाषा की संरचनाएं मानव की क्रियाओं को सीमित करती हैं, तो सबसे पहले इन्होंने इसकी बात की है, 1 नंबर पे ये जाएगा। 2 नंबर पे इन्होंने बात की कि दरिदा ने 1966 के व्याख्यान में पोस्ट संरचनावादी विचारधारा के उदय की बात की। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि दरिदा ने भाषा और सामाजिक संस्थाओं के लेखन, राइटिंग के रूप में विखंडन की बात की है, तो विखंडन की बात की है तीसरे नंबर पे, ये आ जाएगा। और चौथे नंबर पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भाषा है वह अस्थिर है और बदलती रहती है, संदर्भ के अनुसार बदलती रहती है, तो इस 4थे नंबर पर बताया। अस्थिर और अव्यवस्थित की बात कही है, तो यहाँ राइट आंसर होगा, पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित कथन पे कौन सी सिल्विया वाल्वी के प्रतिसत्ता संरचना के सिद्धांतों पर सर्वाधिक सटीक रूप से दर्शाता है? तो सिल्विया वाल्वी का जो प्रतिसंरचनात्मक सिद्धांत की इन्होंने आलोचना कही है, तो उसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो प्रतिसत्ता मुख्यतः लिंग भेदों का जैविक परिणाम है, इसलिए इसे सामाजिक संस्थाओं में काफ़ी हद तक स्वतंत्र होता है, तो नहीं।
पितृसत्ता केवल पारंपरिक समाजों में पाई जाती है। आधुनिक तथा महिलाओं में श्रम बाजार के प्रवेश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो आधुनिक में बढ़ रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। पितृसत्ता केवल परिवार के भीतर पुरुषों के महिलाओं के घरेलू श्रम और प्रभुत्व के माध्यम से संचालित होती है। तो केवल परिवार में ही नहीं, हर जगह होता है पितृसत्तात्मक का प्रभाव। अगला है पितृसत्ता कई परस्पर संबंध संरचनाओं, चाहे घरेलू उत्पाद हो, वेतनभोगी कार्य हो, राज्य हो, पुरुष हो, हिंसा हो, लैंगिकता हो, सांस्कृतिक संस्था हो, के माध्यम से बनी रहती है। तो ये बात जो है 100% सही है। पितृसत्ता का मतलब क्या है कि जो समाज में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, चाहे वो घरेलू अर्थात परिवार हो, चाहे हम कहीं नौकरी कर रहे हों, चाहे राज्य हो, चाहे पुरुष हिंसा हो गया, लैंगिकता हो गया, सब पितृसत्ता के कारण है। कौन कहती हैं? शिल्पिया वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है जनसंख्या में भूगोल प्रवसन में बौद्धिक स्तंभ क्यों माना जाता है? तो भूगोल के प्रवसन को बौद्धिक स्तंभ क्यों माना जाता है? क्योंकि यह 19वीं शताब्दी के सैद्धांतिक रूप में अपरिवर्तित रहा है। तो गलत बात। क्योंकि यह केंद्रीय भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्र के सिद्धांत के विकास को प्रतिबिंबित करता है। तो भौगोलिक प्रवसन में या भौगोलिक प्रवसन के सिद्धांत का मतलब है कि भाई कई जगह की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाकर नौकरी या पलायन करके रहना पड़ता है। तो ये जो बी स्टेटमेंट है सही है। आगे है अगला प्रश्न, औद्योगिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औद्योगिक परिवर्तन श्रृंखलाबद्ध प्रभाव रिपल इफेक्ट उत्पन्न करता है, जो राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बदल देता है। तो सही बात है। औद्योगिक परिवर्तन का प्रभाव केवल सामाजिक जीवन के आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। तो एक गलत है। अगर यहाँ होता कि सभी पक्षों को प्रभावित करता है तो दोनों कथन सही होता। ऊपर तो कह रहा है राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है, बदल देता है, और नीचे वही कह रहा है कि केवल सामाजिक जीवन के आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ये गलत है। तो कथन हमारा 1 सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा इसका। अगला है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विश्लेषण करते समय रेमंड एरो ने सबसे अधिक जोर दिया है। तो वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक असमानता का परिणाम है, इसकी बात नहीं करते। वर्ग संघर्ष केवल औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। तो ये भी बात नहीं सही है। वर्ग संघर्ष एक अस्थायी सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि मार्क्स का पूरा समाजशास्त्र जो है वह वर्ग समाजशास्त्र है। क्या है? इर्द गिर्द घूमता रहता है कि उन्होंने वर्ग संघर्ष पे लाकर ही अपने हर चीज़ को ख़त्म किया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है समाजशास्त्र का सबसे उपयुक्त रूप से किसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है? तो व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक व्यवहार, सामाजिक समूह समाज का, मानव सामाजिक जीवन का, केवल आर्थिक का, या प्राकृतिक वातावरण पारिस्थितिक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक समूह और समाज और मानव सामाजिक जीवन का अध्ययन जो करता है समाजशास्त्र करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है लुइस ड्यूमोंट की प्रसिद्ध कृति होमो हायरार्कस के सैद्धांतिक रूप में किस रूप से समाजशास्त्रीय परंपरा पर आधारित है? तो उपनिवेशन, सबल्टन, संरचनावाद, संघर्ष सिद्धांत या सांकेतिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा संरचनावाद पे लुइस ड्यूमो की पुस्तक होमो हायरार्किस के जो सिद्धांत दिए हैं उस पर आधारित है। अगला है ज्ञान के उत्पादन में नॉलेज प्रोडक्शन के संदर्भ में गुणात्मक पद्धति शोधकर्ता के दृष्टिकोण अर्थात स्टैंड पॉइंट को क्या विशिष्ट रूप से प्रदान करती है? तो शोधकर्ता के दृष्टिकोण में शोध की पुनरावृत्ति की प्रकृति के मुकाबले गौड़ होती है। तो नहीं। शोधकर्ता के दृष्टिकोण जो पक्षपात का स्रोत माना जाता है, जिसे निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए समाप्त करना आवश्यक होता है, ये भी बात नहीं करती है। यहाँ शोधकर्ता का दृष्टिकोण की बात कर रहा है। शोधकर्ता का दृष्टिकोण केवल शोध के विषय के
प्रारंभिक चयन के दौरान प्रासंगिक होता है, तो ये भी बात नहीं है। शोधकर्ता का जो दृष्टिकोण होगा वह ज्ञान की खोज और उत्पादन का एक अभिन्न अंग बनता है। कहाँ, जैसे मान लीजिए हमने सहभागी अवलोकन के माध्यम से कोई अध्ययन किया, गुणात्मक अध्ययन, तो वहाँ शोधकर्ता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है और वो हम पूरे रिसर्च के दौरान ही प्रभावित करता है। अगला है आवास पर बढ़ती कीमती शहरीकरण के लिए सीमा लिमिट के रूप में कैसे कार्य करता है। तो कैसे करता है कि वे शहर के आकर्षण क्षमता को कम कर देती है जब तक कि उच्च वेतन और उपभोग के लाभों में संतुलन न किया जाए। अगर मान लीजिए कहीं रहने की व्यवस्था ना हो और सैलरी भी कम मिलती हो, तो लोग वहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन अगर उच्च वेतन और लाभ को दिया जाता है तो लोग जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर यही होगा कि आवास और भूमि की बढ़ती कीमतें शहरीकरण के लिए सीमा लिमिट के रूप में कैसे कार्य करती है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अपशिष्ट उपचार वेस्ट प्री ट्रीटमेंट में मुख्य उद्देश्यों के रूप में किन्हें पहचाना कहा गया। तब अपशिष्ट पूर्व उपचार की बात होती है। किस लिए होती है कि अपशिष्ट को अधिक हानिकारक रहित बनाना और उसके भार और आयतन को कम करना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि भाई उसको पहले से ही ऐसा बना देना कि वह कम हानिकारक हो, तब उसको छोड़ना, उसके भार को, उसको आयतन को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि अपशिष्ट को अधिक हानि रहित बनाना और उसके भार और आयतन को कम करना। अपशिष्ट पूर्व के उपचार है, मतलब अपशिष्ट को फेंकने से पहले ही उसका उपचार कर देना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट। अगला है समकालीन समाजशास्त्री विमर्श में बाहुल्यवाद और राष्ट्र के निर्माण के बीच संतुलन बनाने के लिए चुनौती क्या है। तो चुनौती किस तरह होगी। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के केंद्रीकृत प्राधिकरण से प्रतिस्थापित करना तो नहीं, भाई लोकतंत्र को ही हटा दोगे, प्रतिस्थापित कर दोगे तो गलत बात है। सामाजिक भिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तो यहाँ भी चुनौती की बात नहीं हो रही है। विविधता का प्रबंधन करते हुए सामूहिक राजनीति में एकता को बनाए रखना। तो भारत में जैसे बाहुल्यवादी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी विविधता को बनाए रखना और साथ साथ राष्ट्र निर्माण में उनकी एकता को भी देखना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत में जेंडर और पर्यावरण के समाजशास्त्री विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक क्षरण और लैंगिक भूमिकाओं के बीच सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है। तो औद्योगिकरण और पर्यावरण क्षरण ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की पारिस्थितिकी प्रबंधन में भागीदारी को कम करता है, तो नहीं। पर्यावरण क्षरण पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर समान रूप से सामाजिक रूप से तटस्थ होता है। तो ये भी बात जो है सही है, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, लैंगिक भूमिका, तो इस कारण यह गलत होगा। भारत में पर्यावरण के आंदोलन को नेतृत्व के मुख्यतः शहरी पुरुष अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है। तो भाई पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, गाँव में किया जाता है। गाँव की महिलाएं जो वन वगैरह के किनारे होते हैं, उनका ज़्यादा विशेष भूमिका देखी जाती है, तो ये भी गलत है। आगे है कि ईंधन और चारा पानी संग्रह जैसे निर्वाह विधि में महिलाओं का निकट भागीदारी उनके पारिस्थितिकी क्षरण और संसाधन की कमी को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। अब देखिए, लैंगिक विभाजन का मतलब है जो महिलाएं गांव की होती हैं, जिनके खास करके आस पड़ोस जंगल है, तो वो जंगल में जाती हैं चारा के लिए, लकड़ियों के लिए, पानी वगैरह नदी होता है जंगल में, तो इन सब चीज़ों को महिलाएं ही गाँव में पूर्ति करती हैं। जिस कारण अगर पर्यावरण
पारिस्थितिकी में कोई कमी आती है, क्षरण आती है, तो उससे ये महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन में समाजशास्त्रीय अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो एक समूह संगठित आंदोलन के माध्यम से मौजूदा मानदंडों को चुनौती देता है, तो विचलन नहीं है। एक व्यक्ति जो कभी कभी छोटे मानदंडों का उल्लंघन करता है, जैसे अवैध डाउनलोडिंग, लेकिन बाद में वह विचलित व्यवहार को आत्मसात कर लेता है और व्यवस्थित रूप से आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाता है। अगर व्यक्ति पहली बार या कभी कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें नियमों को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक विचलन। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसकी कार्य को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और बराबर करने लगता है, तो उसको हम सेकेंडरी विचलन कहेंगे। तो ये जो है बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नर्मदेश्वर प्रसाद समर्पित, गतिशील और प्रतिबद्ध नेतृत्व के उद्भव के प्रकाश डालते हैं और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के नेतृत्व में मुख्य भूमिका क्या है। इन्होंने कहा कि इसमें आधुनिकीकरण की क्या भूमिका है। तो आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण को प्रेरित करता है और उसका प्रबंधन करता है। जो यही हमारा स्टेटमेंट सही है कि नर्मदेश्वर प्रसाद कहते हैं कि आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण करता है, आधुनिकीकरण प्रेरित करता है और प्रबंधन करता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है भूमि का प्राकृतिक वनस्पति में कृषि के उपयोग में परिवर्तन किस रूप में माना जाता है। तो कृषि रूप में, जैसे भूमि का प्राकृतिक वनस्पति कृषि के उपयोग में परिवर्तन करते हैं। तो होता क्या है, वनों की कटाई जब प्रारंभिक दौर में होती थी तो सबसे पहले उनको काट के खेत बनाया जाता था। खेत बनाने के बाद तब वहाँ बसावट बढ़ती जाती है, तब वह शहर बनता था। तो इसको शहरी विकास की प्रक्रिया का एक पूर्ववर्ती चरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है इमाइल दुर्खीम के अनुसार वे समाज जहाँ श्रम विभाजन कम होता है, लोग समान प्रकार के कार्य करते हैं, समान विश्वास को साझा करते हैं, वे किस प्रकार की एकता में युक्त होते हैं। तो इन्होंने आदिम समाज या प्राथमिक समाज जो थी, प्राचीन समाज, उसको यांत्रिक एकता में रखा है, जहाँ विभाजन कम था, समान प्रकार के कार्य होते थे और साझा विश्वास होता था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है राजीव भार्गव के अनुसार वास्तव में विद्यमान धर्मनिरपेक्षताएं किस विशेषता को पहचानी जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि वे कुछ धार्मिक पहलुओं को समायोजित करती हैं, धर्मनिरपेक्षता, जबकि अन्य की आलोचना करती हैं। तो राजीव भार्गव ने कहा कि वास्तव में विद्यमान धर्मनिरपेक्षता है, इसमें से तो कुछ चीज़ों को मानती हैं और कुछ चीज़ों की आलोचना करती है। तो ये इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र रूरल स्पेस के प्रतीकात्मक कार्य माना जाएगा। तो कागज़ के निर्माण के लिए गुद्दे का उत्पादन नहीं, जैव विविधता वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण नहीं, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में आधुनिकता का प्रतिपक्ष काउंटर पॉइंट के रूप में कार्य करता है, मतलब आधुनिकता का विरोध करता है। तो कौन करता है, ग्रामीण क्षेत्र क्या करता है, आधुनिकता का काउंटर पक्ष है, विरोधी पक्ष है। वो आधुनिकता को नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि वह अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है, अपना प्रतीक जो बना है किसी क्षेत्र का वो उसको बनाए रखना चाहता है। तो वह आधुनिकता का विरोधी होता है। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक लोकतंत्र के विचारों को विशेष रूप से वंचित वर्ग मुक्ति के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन किए बिना राजनीतिक समानता, तो ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने संरचना में पूरी तरह से परिवर्तन की बात कही थी। सांस्कृतिक सुधार के बिना आर्थिक पुनर्वितरण, तो ये भी नहीं। इन्होंने कल्चरल सुधार की भी बात कही थी।
सामाजिक संबंधों एवं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के समन्वय की बात की कही। इन्होंने कहा कि भाई सामाजिक संबंध जो है उसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व हो। पारंपरिक पदानुक्रम को कानूनी सुरक्षा के साथ संरक्षण करना, तो इन्होंने पारंपरिक पदानुक्रम जो जाति व्यवस्था थी उसको तो पूरी तरह से खंडन की बात कही है। तो यहाँ जो सबसे सही आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। अगला है मैच द कॉलम करना है। तो सुधारवादी आंदोलन क्या होता है कि व्यवस्था में कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवर्तन हमारा सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है। क्रांतिकारी आंदोलन, तो क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ही बदल देना चाहिए, नए वैचारिक ढांचे में बदलना चाहिए। अगला है प्रतिक्रियावादी आंदोलन। प्रतिक्रियावादी आंदोलन का मतलब है कि परंपरा के मूल्यों को लौटने के लिए, मतलब जैसे कोई नया चीज़ आता है बदलाव में, जैसे समाज में आया था नसबंदी, तो उसका प्रतिरोध गांव के लोगों ने किया, प्रतिक्रिया दिया, जैसे चल रहा था नेचुरल उसकी बात उन्होंने की। तो ऐसी चीज़ों को जब गांव में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है आधुनिकीकरण के ज़माने में, तो कई बार उसका विरोध होता है। तो परंपरागत मूल्यों की ओर लौटने के प्रयास में घड़ी के पीछे की ओर करना तो प्रतिक्रियावादी आंदोलन होता है। प्रतिरोध आंदोलन, तो समाज में हो रहे परिवर्तन, तो समाज में हो रहे परिवर्तन का भी विरोध करना प्रतिरोध आंदोलन होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है सबसे डिफिकल्ट यही टास्क रहता है, कथन और कारण वाला। तो झुग्गी बस्तियों के विस्तार तीव्र शहरीकरण से जुड़ा है, तो सही है। शहरीकरण के कारण लोग वहाँ पे जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो जिनके पास रहने का घर नहीं होते, जो निम्न तबके के लोग होते हैं, आस पड़ोस धीरे धीरे झुग्गियाँ बनाकर रहने लगते हैं, तो ये बात सही है। तीव्र शहरीकरण के कारण शहरों की बुनियादी सुविधाएं और संरचना पर दबाव कम हो जाता है, तो कम हो नहीं होता, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और सेवाओं की पहुंच बेहतर होती है, तो सेवाओं की पहुंच बेहतर होती है, क्योंकि जो झुग्गी बस्तियां होती हैं वहाँ पे कोई सेवाएं होती ही नहीं, उसको कहते हैं अंधकारमय जीवन जीना। तो कथन तो सही है, कारण गलत है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी, स्वदेश ज्ञान प्रणाली, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के IKS में गंभीर अध्ययन और शोध को क्यों प्रोत्साहित करते हैं? क्योंकि इंडिजीनियस नॉलेज जो है वह आधुनिकता को एक रूपी संस्कृति के वास्तविक विकल्प के रूप में देखती है। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा कि जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम होता है वह आधुनिकता के एक रूपी संस्कृति, मोनोकल्चर की बात करता है कि भैया ये तो मोनोकल्चर है, लेकिन हमें किसी का अध्ययन करना है तो उसके कल्चर के हिसाब से अध्ययन करना चाहिए, सभी के कल्चर को सम्मान देना चाहिए, ना कि केवल आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहिए कि पश्चिमी या आधुनिक कल्चर को ही सबके ऊपर लागू कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ का अध्ययन करना है वहाँ के इंडिजीनियस मतलब लोकल स्वदेशी ज्ञान को ही आधार बना के हमें अध्ययन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है GS घुरिये के अनुसार इतिहास और समाजशास्त्र के बीच संबंध किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो यह पूर्णतः असंबंधित विषय है, तो गलत है। इतिहास केवल ग्रंथों का उपयोग करता है, जबकि समाजशास्त्र केवल साक्षात्कार का प्रयोग करता है, तो गलत है। केवल साक्षात्कार समाजशास्त्र में नहीं किया जाता, यहाँ गलत है। समाजशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक समाजशास्त्र है, यह ग्रंथों के माध्यम से सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि जो ऐतिहासिक समाजशास्त्र होता है वो ग्रंथों के माध्यम से इतिहास वाले समाज का अध्ययन करता है, सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करता है। ये बात जो है सही है, इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध को दर्शाता है। समाजशास्त्र भविष्य का अध्ययन करता है और इतिहास अतीत का अध्ययन करता है। ये भी बात जो है स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ सबसे एप्रोप्रिएट माना जाएगा सी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गांव में कृषि भूमि के विखंडन फ्रेगमेंटेशन का सबसे प्रत्यक्ष रूप है? तो भारत के गांव में सबसे ज़्यादा भूमि का बंटवारा क्यों होता है?
तो व्यवसायीकरण नहीं, औद्योगिकरण नहीं, शहरी क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहन नहीं। जब परिवारों का विखंडन होता है उत्तराधिकार के आधार पर, जैसे परिवार में 5 भाई हैं तो पांचों में जब जमीन का बंटवारा होता है सबसे ज़्यादा विखंडन इसी कारण से होता है। तो डी सही है। अगला है 1793 के अस्थाई बंदोबस्त में अंतर्गत लागू किए गए जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वितरण का सही विवरण क्या है? तो उसका राजस्व वितरण का सही विवरण क्या है कि राज्य किराए का 10/11 भाग अपने पास रखता था, जबकि शेष जमींदार शेष भाग को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद के संरचनात्मक विरोधाभास के रूप में सही है? तो पूंजीवाद पूंजी संचय और मजदूरी के श्रम के सह अस्तित्व से युक्त होता है। सही बात है कि भाई पूंजी संचय और मजदूरी श्रम दोनों होते हैं। पूंजीपति श्रमिकों से उत्पन्न अधिशेष को अधिकृत करके लाभ कमाते, ये भी बात मार्क्स ने कही है। श्रमिक उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, तो यहाँ एक ही बात कर दिया है गलत कि श्रमिक उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, पूंजीपति को माना है, तो यहाँ एक गलत हो जाएगा। पूंजीपति सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगा, तो ये बात सही है। पहला, दूसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संदर्भ समूह समाजशास्त्री विश्लेषण में निम्नलिखित कथनों में सही है। तो संदर्भ समूह का वास्तविक और अस्तित्व में होना आवश्यक है, तो नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे हमने अपना संदर्भ व्यक्ति मान लिया किसको, राम जी को, या एक काल्पनिक संदर्भ बना लेते कि हमें ऐसा बनना है, तो वो चीज़ें होती काल्पनिक होती हैं। कई बार मीडिया एडवर्टीजमेंट को देख के हम वैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। व्यक्ति अपने मूल्यांकन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संदर्भ समूह का उपयोग करता है, तो सही बात है। संदर्भ समूह व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार और आत्म मूल्यांकन को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। काल्पनिक या मीडिया आधारित संदर्भ समूह के रूप में कार्य करता है। तो कई बार अब समझ लीजिए जो मूवी हम देखते हैं, हीरो को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, वो भी एक तरह से मीडिया के आधार पर होता है कि हम वैसा बनना चाहते हैं, तो ये भी बात जो है सही है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है इसका सही आंसर होगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अगला है कथन दिया है कि एंथनी गिडिंग्स के अनुसार समाज व्यक्ति और क्रियाओं के माध्यम से निरंतर उत्पन्न होता है और पुनरुत्पन्न होता है। तो एक प्रश्न कई बार आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति जो है सामाजिक संरचना को तोड़ता भी है और बनाता है, बाधित और सक्षम करता है, बनाता और तोड़ता है, तो वही स्टेटमेंट है, कथन जो है सही है। गिडिंग्स ने संरचना के सिद्धांत कारण दिया कि गिडिंग्स संरचना के सिद्धांत यह मानते हैं कि सामाजिक संरचनाएं मानव की क्रियाओं से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती हैं। तो यहाँ कहा है कि संरचनाएं मानव क्रियाओं से स्वतंत्र होती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, दोनों पूरक होती हैं। बिना व्यक्ति के संरचना नहीं, बिना संरचना के व्यक्ति की अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो यहीं से यह स्टेटमेंट गलत होता है। व्यक्तियों की गतिविधियों से अप्रभावित होता है तो प्रभावित होता है, तो एक क्या स्टेटमेंट गलत है। कथन सत्य है, कारण गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समाजशास्त्री सिद्धांत के औद्योगिकरण के मूलभूत आर्थिक विशेषताओं का सर्वोत्तम प्रतिनिधि करता है? तो यहाँ कह रहा है शास्त्रीय, मतलब सबसे पहले जो सिद्धांत औद्योगिकरण का आया था तो उसमें क्या बातें बताई गई है। शास्त्रीय में आपके अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स और दुर्खीम जैसे विचारक आते हैं। तो नौकरशाही और युक्तिकरण नहीं, पूंजी संचय और वैश्वीकरण नहीं, शहरीकरण एवं प्रोत्साहन नहीं होगा। तो सबसे पहले दुर्खीम का विचार आया था औद्योगिकरण के बारे में। तो उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन और यंत्रों से उत्पादन होने लगता है, कहाँ? औद्योगिकरण में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। तो किससे जुड़ा है? दुर्खीम के औद्योगिकरण की व्याख्या से। अगला है औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिकरण कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शहरी औद्योगिक प्रणालियों की ओर संक्रमण हुआ है, जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि हुई है, तो सही है।
कि औद्योगिकरण से कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है वह शहरी औद्योगिक प्रणाली में बदल गई। औद्योगिकरण का प्राथमिक चरण 1750 से 1825 के विनिर्माण में भाप इंजन का व्यापक उपयोग किया गया था, तो ये भी बात सही है। शहरी भीड़भाड़ के कारण औद्योगिकरण की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, तो गलत है। पूंजीवादी विकास के साथ राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन निम्नलिखित है जिन्होंने आधुनिक समाजों को आकार दिया है, तो ये भी बात सही है। पहला, दूसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी। कौन सा? तीसरा। अगला है प्रपदात्मक मतलब प्रघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र में अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अभिवृत्ति नेचुरल एटीट्यूड की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? तो नेचुरल एटीट्यूड सामाजिक संरचनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं, सामाजिक व्यवहार के संस्थागत नियमन नहीं, तो प्रघटना शास्त्र में मुख्यतः दैनिक जीवन की वास्तविकता को स्वाभाविक और बिना प्रश्न किए स्वीकार करना होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो हरित क्रांति से कृषि उत्पाद में वृद्धि हुआ था, तो यहाँ 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्रांति से क्या हुआ था कि अपशिष्ट की कमी हुई, कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाई गई। प्रारंभिक कृषि संगणना, तो प्रारंभिक कृषि संगणना में क्या था, जो पहला औद्योगिकरण हुआ था तो उसमें महंगे, भारी और ऊर्जा खपत वाले उपकरण शामिल हुए। जैसे जैसे विकास होता गया तो सस्ता होते गया। आधुनिक आईसीटी का प्रसार, तो यह लघु कृषक के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी का कार्य करता है आईसीटी, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या होगा? सी। अगला है भारतीय समाज में समूहों का जटिल संगठन कॉम्प्लेक्स ऑफ कलेक्टिविटीज के रूप में वर्णित किया गया है, न कि साधारण समूहों के सम्मिश्रण के रूप में। इस भेद में समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो व्यक्ति विश्लेषण की प्रमुख इकाई बन जाता है, जिससे पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का महत्व कम हो जाता है, तो गलत है। भारतीय सामाजिक वास्तविकता का गहन आंतरिक विभेदों और विशिष्टताओं को परिभाषित होता है, जो गतिशीलता के पारस्परिक क्रिया को करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाई जो समूहों में जटिल संगठन हैं उनको इस रूप में वर्णित किया जा सकता है कि सामाजिक वास्तविकता का गहन आंतरिक विभेद और विशिष्टताओं को परिभाषित करना, जो कि गतिशील रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है बी है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन दिया है कि गैर मानवीय प्रकृति नॉन ह्यूमन नेचर ऑफ विकास बढ़ती हुई व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी और लचीलापन के द्वारा जो है विश्लेषित होता है, तो सही बात है। कारण दिया है क्योंकि व्यक्तिपरकता और लचीलापन किसी जीव को नए पर्यावरणीय चुनौती और अवसरों के प्रति अधिक अनुकूल बना देता है, तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, नीचे दिया है कि नाम मात्र चर के लिए माध्यिका को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना संभव है। तो नाम मात्र चर में क्या होता है कि 2 चीज़ों का वर्गीकरण होता है कि भैया ये आम है तो ये इमली का पौधा है, तो ये वर्गीकरण ही है, या जैसे ये वनस्पति है तो ये हमारा पेड़ में आएगा। तो इस तरह से वर्गीकरण जो होता है वह नाम मात्र चर है, तो बात सही है। नाम मात्र चर की श्रेणियों का कोई भी क्रम मनमाना होता है या उसमें अंतर्निहित क्रम नहीं होता है। तो पहली चीज़, नाम मात्र चर में क्रम में नहीं होता। क्या नहीं होता? क्रम नहीं होता, इसलिए यह दूसरा
जो कारण दिया है वह गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। यहाँ होना चाहिए कथन सही है, कारण गलत है। इसमें थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। अब देखिए यहाँ दिया है नाम मात्र चर की श्रेणियाँ कोई भी क्रम मनमाना होता है जिसमें अंतर्निहित क्रम नहीं होता है। तो ये बात तो सही लग रही है। चलिए, तो आयोग ने इसका आंसर माना है कि कारण सही है और कथन जो है गलत है। तो ये सही है कि भाई जो नाम मात्र चर होता है उसमें अंतर्निहित क्रम नहीं होता है, बात सही है। अगला है मार्टिनेली ने आधुनिकीकरण के सामान्य सामाजिक प्रगति जैसे पहिए के आविष्कार को कैसे अलग करते हैं। तो आधुनिकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया के बजाय केवल तकनीकी का विकास है तो नहीं। आधुनिकीकरण एक रैखिक प्रक्रिया है जो मानव के विकास के प्रारंभिक आविष्कारों से शुरू हुई है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन आंसर नहीं। आधुनिकीकरण को किसी भी प्रकार के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विश्व बाजार के विकास की ओर जाता है, ये भी नहीं होगा। आधुनिकीकरण कब माना जाता है कि आधुनिकीकरण पिछले 200 वर्षों के रूप में घटित बड़े पैमाने से परिवर्तनों को एक विशिष्ट संयोजन है। जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उस समय जो परिवर्तन आए लगभग 200 साल पहले, लगभग 1750 के आसपास, तो उस समय की बात को ही हम आधुनिकीकरण मानते हैं। तो ये बात जो है हमारा सही है, डी सही हो जाएगा। अगला है बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण प्रश्नावली को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है कि भाई बड़े लेवल पे हम अगर डेटा इकट्ठा करना है तो उसमें हम प्रश्नावली को प्राथमिकता देते हैं, सही है। इसमें क्या होता है, कम लागत लगता है, साक्षात्कार पक्षपात बायसनेस के बिना व्यापक रूप से फैल जाता है, मतलब वहाँ बायसनेस नहीं होता है, जो शोध करता रहता है उसके द्वारा उत्तरदाताओं पहुँचने की सुविधा होती है। तो बात सही है। हालांकि एक बार प्रश्नावली भेज दिए जाने के बाद शोध सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अस्पष्ट उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नों के दृष्टिकोण को आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन नहीं कर सकते, जो हमें उत्तर प्राप्त है हमें उसी के आधार पर रिजल्ट लाना होता है। जो हमें उत्तरदाता ने उत्तर दिया उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दूसरा कथन जो है गलत है, कारण जो है हमारा गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। तो ए सत्य है और आर असत्य है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संसाधन आधार रिसोर्स बेस एंड संचालक कारकों मोबिलाइजेशन फैक्टर के संदर्भ में जनजातीय आंदोलन ट्राइबल मूवमेंट और सामान्य कृषक आंदोलन में मुख्य अंतर क्या है। तो जनजातीय आंदोलन में कठोर हिंदू कृषकों की तुलना में सामाजिक आर्थिक विभेदन का पूरा भाव था, गलत। जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व कार्यप्रणाली मुख्यधारा के राजनीतिक आंदोलनों के समान थी, तो ये भी नहीं होगा। जनजातीय आंदोलन वन भूमि द्वैध पर निर्भर होती थी तथा बाहरी माने जाने वाले लोगों के विरुद्ध जातीय विरोध शामिल होता है। तो यही जो स्टेटमेंट है अलग है कि भाई जनजाति ने वन और भूमि के लिए आंदोलन किया है जबकि कृषक अपने ज़मीन वगैरह के लिए आंदोलन किए थे, ये अंतर है। वो बाहरी लोगों का विरोध करते थे, कौन, जनजाति लोग। तो स्टेटमेंट सी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला है मैच द कॉलम। तो जातिकरण हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें जनजाति समूह सामाजिक संरचना और पहचान को अपनाती है। जनजातीकरण क्या हो गया, तो जनजातीकरण वह प्रक्रिया जब कुछ जातियाँ जनजातीय लक्षणों और सांस्कृतिक प्रथाओं को अपना लेती हैं तो उसको जनजातीकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण, तो संस्कृतिकरण जब निम्न जाति जनजाति उच्च जातियों के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाती है तो उसको संस्कृतिकरण। विमुक्ता अर्थात अलगाव क्या है, जब बाहरी हस्तक्षेप के कारण भूमि और संस्कृति के नियंत्रण में ह्रास होती है, उनसे अलगाव की स्थिति।
तो विमुक्ता हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा 2, 4, 3 और 1। अगला है आगे, डीपी मुखर्जी ने भारतीय मार्क्सवादियों की आलोचना की, उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिकतावाद था। बात सही है। कारण दिया क्योंकि इस संदर्भ में सार्वभौमिकता का अर्थ है सामान्य मार्क्सवादी सिद्धांत को भारतीय सामाजिक संदर्भ में लागू करना। तो ये बात भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है कि भाई जब हम मार्क्स के सिद्धांत को भारत पे लागू करेंगे, इसका मतलब उसका सार्वभौमिकरण हो रहा है, सार्वभौमिकता। कौन सा प्रश्न है? आगे है, चिपको आंदोलन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के समकालीन आंदोलन के उदाहरण हैं? तो चिपको आंदोलन हमारा पर्यावरण आधारित, जन आधारित ग्रास रूट आंदोलन है। अगला है, पद्धति शास्त्रीय साहित्य में अनुसंधान की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान सामान्य कॉमन सेंस पर आधारित तर्कों को अस्वीकार करता है। तो यह बात हमारा सही है कि कॉमन सेंस को अस्वीकार करता है, ये बात सही है कुछ हद तक। अनुसंधान एक संगठित, व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए परिकल्पनाओं की जाती है तो अनुभवजन्य जानकारी पर निर्भर करते। तो ये बात सही है, एक कन्फर्म सही है। कि ऊपर कॉमन सेंस वाला भी सही है, लेकिन उसको आयोग ने नहीं माना है। अनुसंधान सरल दृष्टि से प्रक्रिया शोध को निर्धारित करने से पहले डेटा, आवश्यक डेटा के प्रकार को तय करने से प्रारंभ होती है। तो पहले डेटा नहीं, पहले प्रश्न बनाया जाता है। कुछ विद्वान अनुसंधान में शोध प्रश्नों के बजाय शोध समस्याओं के रूप में परिभाषित करना पसंद करते हैं। इनके बीच चयन शोधकर्ता पर निर्भर करता है। तो भाई शोधकर्ता के ऊपर है, चाहे वो उसको शोध प्रश्न कहे चाहे शोध समस्या कहे। तो यह कथन 2 और 4 को जो है सही माना है आयोग ने। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि सामाजिकरण प्रक्रिया। तो सामाजिकरण का मतलब है जब व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुरूप ढलकर समाज को एकीकृत करता है, इसका मतलब सामाजिकरण। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मतलब होता है कि देशभक्ति और अच्छी नागरिकता के गुण को विकसित करना। दृष्टिकोणों का पुनर्गठन है कि भैया निराधार विश्वास और अवैज्ञानिक पूर्वाग्रह में परिवर्तन करना, यह दृष्टिकोण का पुनर्गठन है। प्रतिस्पर्धा की भावना। तो जब हम अंकों और मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की तुलना करते हैं तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर डी है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो 25 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कल के वीडियो में देख लेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।